मित्रों, आज का जबरदस्त इंडिया के नाम, बल्कि मुझे कहना चाहिए आज का जबरदस्त बीजेपी सरकार के नाम। ये एपिसोड अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रोग्राम के शुरू में ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा लोगों तक इसकी रीच हो और लोगों को पता होना चाहिए कि उनके मुल्क के साथ क्या हो रहा है। 2025 का साल बड़ा ही इवेंटफुल रहा इंडिया के लिए और ये इंडिया की हिस्ट्री में एक नाकाम तरीन साल के तौर पर याद रखा जाएगा। इस साल कुछ इवेंट्स ऐसे हुए 2025 में कि जिन्होंने इंडिया के आलमी स्टेटस को, इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का जो एक स्टेटस बना हुआ था, एक कद कार्ड बना हुआ था, उसको उठा के आसमान से उठा के तो जमीन पे पटक दिया इस साल ने, 2025 ने। दो तीन बहुत ही बड़े ब्लोज जो है, यानी बहुत बड़ा धचका इंडिया को ऐसे लगे हैं दो तीन इस साल के अंदर, जिससे रिकवर होना शायद इंडिया के लिए नियर फ्यूचर में पॉसिबल ना हो। वो कौन से बड़े ब्लोज हैं, इस पे आज बात करेंगे। इसीलिए आपने गौर से ये एपिसोड सुनना है और चैनल को भी सब्सक्राइब आपने करना है। देखें, मीडिया में आप देख रहे होते हैं ना इंडिया और बाकी के दुनिया के ताल्लुकात किस तरह के हैं। 2025 में सबसे बड़ा जो सेटबैक इंडिया को मिला डिप्लोमेटिक सतह पर, वो ये मिला कि इनका जो नया नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना था गुज़िश्ता 10-12 साल में, अमेरिका, इनके साथ इंडिया के ताल्लुकात कोलैप्स हो गए, यानी डाउनग्रेड या डैमेज नहीं, कोलैप्स हो गए। इसकी कोई अब इंडिया की रेलेवेंस नहीं रही अमेरिका की नज़र में। रेलेवेंस इसलिए नहीं रही क्योंकि अब वो चाइना को थ्रेट नहीं समझते अपने लिए, तो लिहाजा चाइना को जब थ्रेट नहीं समझते तो उनकी सारी की सारी इंडिया पॉलिसी कंटेनमेंट ऑफ चाइना पे डिपेंडेंट थी। चाइना की वजह से उनको इंडिया की जरूरत थी, तो उनको कंटेन करना नहीं चाइना को, लिहाजा अब इंडिया की एज सच उनको जरूरत नहीं। और ये फिर हमें डोनाल्ड ट्रंप के जो इकदामात हैं उसमें हमें नजर भी आ रहा है और इंडिया के अंदर भी लोगों में ये रियलाइजेशन है कि उनके ताल्लुकात अमेरिका के साथ खराब हुए। लेकिन जितने मीडिया में आपको खराब नजर आ रहे हैं ना, असल में बात उससे कहीं आगे की है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ इवेंट्स बिहाइंड द सीन चल रहे होते हैं लेकिन मीडिया वालों को पता नहीं होता। मीडिया में वो 4-6-8 महीने के बाद, साल के बाद चीजें रिपोर्ट होती है। एक ऐसी ही बड़ी चीज ये रिपोर्ट हुई है कि नरेंद्र मोदी साहब से जुड़े हुए एक बड़े ही इंपॉर्टेंट बंदे हैं गौतम अडानी। अडानी को नरेंद्र मोदी साहब और बीजेपी का एटीएम मशीन कहा जाता है। ये कहा जाता है कि ये वो बंदा है, ये और चंद और गुजराती सेट है, जो कि बीजेपी को बड़ी तादाद में पैसे देते हैं और पैसे देने के बदले में ठेके लेते हैं, सरकारी ठेके, पोर्ट्स ले लेते हैं, डिस्काउंटेड प्राइजेस के ऊपर ज़मीनें ले लेते हैं, फॉरेस्ट ले लेते हैं, माइंस ले लेते हैं। अब तो हद ये हो गई है कि पानी जो है ना, पीने का पानी और ये जो आपके शहरों में सप्लाई, वाटर सप्लाई होती है, अब तो वो भी लेने लगे हैं। पानी तो बेसिक नेसेसिटी है, अगर सरकार वो भी प्राइवेटाइज करेगी तो फिर तो ये तो बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक बात है। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीजें बदले में ये लोग ले रहे होते हैं। अब गौतम अडानी जो है, उनके साथ अमेरिका का एक फड्डा चल रहा है। फड्डा इस वजह से चल रहा है क्योंकि इन्होंने वहां पर कोई फ्रॉड किया था बकौल अमेरिकन के। अच्छा, फ्रॉड जिसका इल्जाम इन पे लगता है, वैसे तो ये काफी सालों से चल रहा था, लेकिन जैसे ही इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हुए ना, तो तब इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर आना शुरू हुआ अडानी के ऊपर, वरना ये मामला पहले से चल रहा था उस वक्त। लेकिन सब गुडी गुडी चल रहा था, झूला झूल रहे थे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स और नरेंद्र मोदी साहब, और नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और ये सब कुछ चल रहा था, झपियां पपियां, कंटेनमेंट ऑफ चाइना, ये सब चल रहा था। तो उस वक्त इतना इनके ऊपर दबाव नहीं आया हुआ था अडानी के ऊपर। अमेरिकन ने भी एक सियासी मुदाखलत की वजह से हाथ हल्का रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही मामलात इंडिया के और इनके खराब हुए तो अडानी के ऊपर भी प्रेशर बढ़ गया है। अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गुज़िश्ता साल 2 मरतबा अमेरिकन जो कोर्ट्स हैं उन्होंने समन जारी किए थे अडानी को कि जरा आइए यहाँ पर अपना मुखड़ा दिखा के जाइए, या आपने क्या फ्रॉड किया हमारे मुल्क में। लेकिन इंडिया ने वो जो समन है वो रिटर्न कर दिए, टेक्निकल ऑब्जेक्शंस इनके ऊपर लगा के रिटर्न कर दिए, और इस चीज को अमेरिकन ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। वो समझ रहे हैं कि हमारे लीगल सिस्टम के अंदर इंडिया जो है वो टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने ये बड़ी खबर रिपोर्ट की है कि नो इंक सिग्नेचर, नो ऑफिशियल सील, ये वजूहात बताए गए थे समन को रिटर्न करने के हवाले से। वाई इंडिया लॉ मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू डिलीवर यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन summons to Adani. Court documents reveal
that India's Ministry of Law and Justice twice declined to formally serve summons issued by the US Securities and Exchange Commission on Gautam Adani and Sagar Adani, जो कि गौतम अडानी का गालिबन नेफ्यू है, citing technical and legal objections, prompting the Security and Exchange Commission to seek court permission to serve notices via email. वहां से वो इतने बेजार हो गए कि यार ये क्या, मतलब एक बचपना इन्होंने लगाया हुआ है कि देखो इस पे इंक वाली सिग्नेचर नहीं है, वैसे सिग्नेचर थी उसके ऊपर, लेकिन उन्होंने कहा नहीं इंक वाली नहीं है तो हम ये डिलीवर नहीं करेंगे। फिर दोबारा से वो इंक वाली सिग्नेचर करवा के आते हैं तो दोबारा से इंडिया वाले कहते नहीं 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 इस पे ठप्पा नहीं लगा हुआ फला वाला, तो रिटर्न करवा के देते हैं। तो इससे इनको साफ तौर पर नजर आ गया कि ये मामला खींचने के चक्कर में, तो अमेरिकन ने फिर कहा कि इसको हम इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर करने के हवाले से कोई मैकेनिज्म बनाते हैं। ये गुज़िश्ता साल हुआ 2025 में। तो ये भी एक साइन है बेसिकली कि इंडिया और अमेरिका की जो ताल्लुकात हैं सरकारी सतह पर, देखें अडानी जो है ना, अडानी इज बीजेपी, बीजेपी इज इंडियन रिजीम, इंडियन जो सरकार है क्या है, बीजेपी है ना, तो उसका जो एटीएम मशीन है उसको कॉर्नर करने के लिए अमेरिकन ने ये सारे इकदाम किए हुए। तो आपको ये चीज क्या जाहिर कर रही है, ऑल इज नॉट वेल। बाकी के जो मामला चल रहे हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन ये भी साथ साथ इनके दरमियान मामला चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा इंडिया ने गुज़िश्ता 20 से 25 साल मेरे ख्याल से लगाए, 20-25 साल लगाए वो इंडिया ने, 20-25 साल से लेकर उन्होंने 2-3 ऐसे मंसूबों पे काम करना शुरू किया, प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो कि लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए यानी एक लाइफ लाइन की हैसियत रखते थे लॉन्ग टर्म में। नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई तो उनको विरसे में वो प्रोजेक्ट्स मिले, काफी हद तक उन पे काम हो चुका था, कुछ काम इन्होंने भी करना था, लेकिन इन्होंने काम किया, खाक किया उसके ऊपर। इन्होंने वो जो 20-25 साल पुराने स्ट्रेटेजिक मंसूबे थे वो खत्म कर दिए, तबाह करवा डाले, और मीडिया में इसकी भनक तक नहीं लगने दी। इंडियन मीडिया में कुछ ज्यादा इस पे बात नहीं हो रही, हालांकि तारीखी नुकसान हुआ है इंडिया का, तारीखी हिस्टोरिकल नुकसान हुआ है, उनके स्ट्रेटेजिक गेम्स सारे उलट गए। अच्छा, वो जो मंसूबे हैं उनमें से 2 के हवाले से आज बात करेंगे। एक तो उनमें से मंसूबा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का, INSTC रूट। यहां पर मैं पहले इसके हवाले से बात कर चुका हूं, लेकिन चूंकि एक बड़ी खबर आई है सामने रिसेंटली, तो उस बड़ी खबर के बाद, उस बड़ी डेवलपमेंट के बाद INSTC डेड हो चुका है, खत्म हो चुका है, लिहाजा इस पे बात करना जरूरी है। और दूसरा एक प्रोजेक्ट जो कि हाल ही में यानी उसको डिजाइन किया जा रहा था, IMEC नाम का, वो भी गजा की जब लड़ाई हुई तो वो डेड हो गया, लेकिन उसके हवाले से भी जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद इसको रिवाइव किया जा सके, वो उम्मीद भी टूट गई है, क्योंकि कुछ बड़ी डेवलपमेंट उस हवाले से भी हुई है। पहले हम बात करेंगे INSTC। ये जरा आप अपनी स्क्रीन पर नक्शा देखिए, ये जो प्रोजेक्ट आपको नजर आ रहा है इसको कहा जाता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि यूरोप और रशिया की मार्केट्स तक पहुंचने का ये जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है ना रूट, ये एग्जिस्टिंग रूट है। असल में रशिया की और यूरोप की मार्केट्स तक पहुंचने का जो एग्जिस्टिंग रूट है वो ये है। अब इस रूट के अलावा इंडिया की ये कोशिश रही कि अल्टरनेट इसका तैयार किया जाए, कोई सस्ता और आसान और क्विक रूट होना चाहिए जो कि हमें अल्टरनेट कनेक्टिविटी मुहैया कर सके, स्पेशली अगर रेड सी के अंदर और ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ पर कोई कल को गड़बड़ होती है तो वी शुड हैव अ बैकअप प्लान। तो उसके तहत इन्होंने ये एक INSTC कॉरिडोर डिजाइन किया था। इसमें इनको चाबहार का जो ईरान का प्रोजेक्ट है उसके अवेलेबिलिटी की जरूरत थी, तो इस पे इंडिया ने काफी काम भी किया था और नरेंद्र मोदी के दौर में चाबहार इन्होंने हासिल भी कर लिया था। लेकिन गुज़िश्ता महीने एक बड़ी खबर सामने आई, और वो बड़ी खबर ये सामने आई कि इस पोर्ट पर काम करने वाले जो इंडियन ऑफिसर्स थे वो यहाँ से 9-2-11 हो गए, भाग गए, जा चुके हैं। यानी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के जो डायरेक्टर्स थे ना, जो कि इस पोर्ट से रिलेटेड थे, चाबहार से, वो जा चुके हैं वहां से। तो मैनेजरल कंट्रोल इंडिया का खत्म हो चुका है इस पोर्ट से। और इसके अलावा इस पोर्ट की जो वेबसाइट थी, अगर आप जाकर तो वेबसाइट खोलने की कोशिश करेंगे नहीं खुलेगी। इसकी वजह यह है कि वेबसाइट बंद हो चुकी है, दोनों चीजें खत्म हो चुकी हैं। ऑफिशियली आपको यूं महसूस होगा कि ये डेड प्रोजेक्ट है। अब रणधीर जायसवाल जो कि स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, ये जो मर्जी कहता फिरे, लेकिन ये दोनों चीजें कंफर्म कर रही है कि इंडिया यहां से जा चुका है। एक तो इंडिया ने
अपने डायरेक्टर्स वहां से बुलवा लिए हैं वापस, और दूसरा ये जो वेबसाइट वगैरह ये भी खत्म हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे ना इंडिया का कोई मैनेजरियल स्टाफ मौजूद है पोर्ट के ऊपर, ना ही इसकी कोई ऑफिशियल जो खतो खिताबत होती है वेबसाइट्स वगैरह, वहां पर कोई आपको इंडिया का नाम नजर आएगा। यानी कि ये दौड़ चुके हैं यहाँ पर, इस वजह से दौड़ चुके हैं क्योंकि अमेरिका ने रिसेंटली ऐलान किया है कि जो भी मुल्क ईरान के साथ डील करेगा हम उसके ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे। तो इससे के चक्कर में इंडिया पहले ही भाग गया। अभी अमेरिकन ने इनको कहा नहीं था, ये पहले ही भाग गए। इस पे आज नेशनल हेराल्ड जो कि इंडिया का बड़ा न्यूज आउटलेट है, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा है जिसमें यह बताया गया है कि ये कितना बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए। कहते हैं कि इज द गोल्डन गेट क्लोजिंग ऑन इंडिया। गोल्डन गेट का नाम इन्होंने दिया है बिकॉज स्ट्रेटेजिकली चाबहार गोल्डन गेट ही है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंडिया के मुस्तकबिल के मंसूबों के हवाले से एक प्रोजेक्ट है। कहते हैं व्हाट मेक्स चाबहार अनरेवलिंग सो कंसिक्वेंशियल इन न्यू दिल्ली प्रियर इंस्टेंस ऑन द पोर्ट बीइंग अ नेशनल नेसेसिटी। इसमें वो कहते हैं कि देखें ये जो चाबहार है ना, दिस वॉज नॉट जस्ट अनदर पोर्ट। इंडिया के पास हो सकता है कि इसके अलावा भी कुछ पोर्ट्स हों इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन ये वैसा नहीं था, ये कुछ अलग ही कोई चीज थी, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा थी। इसमें वो बता रहे हैं कि बट व्हाट मेक्स चाबहार अनरेवलिंग सो कंसिक्वेंशियल इज दैट न्यू दिल्ली हैज लॉन्ग इंसिस्टेड द पोर्ट वाज नॉट अ लग्जरी बट अ नेशनल नेसेसिटी। बड़े अल्फाज हैं, ये कौमी जरूरत थी, वो कहते हैं नेशनल नेसेसिटी थी। क्यों नेशनल नेसेसिटी थी? बिकॉज पाकिस्तान से डिनायल ऑफ ओवरलैंड एक्सेस टर्न्ड इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड स्ट्रेटजी इनटू अ मैप विद मिसिंग कनेक्शंस दैट चाबहार एम्ड टू रीड्रॉ। पाकिस्तान के अलावा ना अफगानिस्तान जा सकते हैं, ना ये सेंट्रल एशिया जा सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने कई साल पहले, लगभग 2 डेकेड्स पहले, ये स्ट्रेटजी डिजाइन की थी, चाबहार को डेवलप करेंगे, ईरान के राह से चल छैया छैया, सेंट्रल एशिया ट्रेन पे जाएंगे, अफगानिस्तान बस पे जाएंगे, दोनों की छत पे गाना गाते जाएंगे, चल छैया छैया। अब जरा दोबारा ये मैप देखिए, चलें ये तो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान को छोड़ दीजिए, देखिए दोबारा INSTC रूट वाला ये दूसरा जो मैप। अब इसमें देखिए वो जो अल्टरनेट रूट बना रहे थे, पूरे सुएज कैनाल को बाईपास करके माइनस करके रशिया और यूरोप जाएंगे, ये इंडिया का कॉरिडोर है, इंडिया का इंटरनेशनल कॉरिडोर, और ये क्रॉस करेगा इंडियन पोर्ट्स से। ये जो चाबहार है इंडिया ऑपरेट कर रहा था ना, यहां से क्रॉस करेगा। तो वो कह रहे हैं ये भी गया, चाबहार के जाने से ये भी गया INSTC। कहते हैं कि इट एंकर्ड इंडिया रोल इन द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर लिंकिंग इंडियन पोर्ट्स टू ईरान, सेंट्रल एशिया, रशिया एंड यूरोप, while offering landlocked Central Asian states a rare route to the Indian Ocean that reduced dependence on China। इस पोर्ट के जरिए इंडिया कोशिश कर रहा था चाइना का अल्टरनेट बनने की, स्ट्रेटेजिक हवालों से अपने आप को ज्यादा रिलेवेंट बनाने की अटेम्प्ट कर रहा था इंडिया चाबहार लेकर। ये देखो सेंट्रल एशियंस, डोंट वरी, पाकिस्तान की तरफ मत देखो, बिन कासिम पोर्ट जो कराची का है उसको मत देखो, गवादर पोर्ट जो बलूचिस्तान का है उसको मत देखो, ये देखो हमारे पास है ना चाबहार आपके लिए, आपके भाई, आपके दोस्त, आपके मित्र यहाँ मौजूद है, कम है, हमारे पास आ जाइए, हमारे कैंप में आ जाइए। लेकिन वैसा नहीं हुआ। कहते हैं सच स्ट्रेटेजिक इमेजिनेशन रिक्वायर्ड समथिंग द मोदी गवर्नमेंट डज नॉट ऑलवेज सस्टेन अब्रॉड, पेशेंस backed by operational continuity। The 10-year operating contract signed in May 2024 was supposed to be the turning point, yet the last few months suggest the project has slipped from strategic necessity to sanctions exposure। गुज़िश्ता 2-3 महीनों में जो कुछ भी हुआ है, अमेरिका ने जिस तरह से थ्रेट करके इंडिया को तो यहाँ से भगा दिया है चाबहार से, ये चीजें साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं कि तमाम के तमाम जो मंसूबे हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब जरा ये दूसरा मैप देखिए, इसमें आप देख रहे हैं जो नक्शा, ये IMEC है। IMEC के जरिए फिर इंडिया ने देखा कि यार ये थोड़ा सा मसला लग रहा है, इसमें ये जो चाबहार के पोर्ट को कंटिन्यू रखना, इस प्रोजेक्ट को मसला लग रहा है। अमेरिकन और ये जो है वो इजरायली, ईरान के साथ इनका फड्डा है, तो हमारे लिए वो भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, बीच में हम सैंडविच बन गए। तो फिर इन्होंने दूसरा ये जो है वो शेख चिल्ली का मंसूबा बनाया कि जी हम ना कोई IMEC बनाएंगे, इसमें इन्होंने UAE को अपने साथ मिलाया। ये सऊदी अरब वगैरह के नाम तो डाले इन्होंने, लेकिन सऊदी ने कभी इस पे कोई जेन्युइन इंटरेस्ट शो नहीं की IMEC के ऊपर, बिकॉज इसमें इजराइल आ रहा था
और सऊदीज की नहीं बनती इजरायलियों के साथ। जब तक कि फलस्तीन की रियासत क्रिएट नहीं होती, आईएमए शायद में कुछ नहीं हो सकता, तो सबको पता था। लेकिन इंडिया ने फिर भी एक चांस लिया और उन्होंने ये वाला जो आप देख रहे हैं आईएमए नाम के एक जिन पटारी से निकाला और इन्होंने इसमें उर्दून को, यूएई को शामिल किया, इजराइल को शामिल किया। इनको लग रहा था अब्राहम अकॉर्ड हो रहे हैं तो वो यूएई ने तस्लीम कर लिया है इजराइल को, उर्दून तकरीबन यूं समझे कि डी फैक्टो उसको तस्लीम ही करता है, बाकी बचता है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब भी आगे चलकर तो तस्लीम कर ही लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा इजराइल को। तो जब सऊदी अरब इजराइल को एक्सेप्ट कर लेगा तो आईएमए एक रियलिटी बन जाएगा और हम फिर एक कॉरिडोर बनाएंगे जो कि इंडिया को कनेक्ट करेगा मिडिल ईस्ट के साथ और जर्मनी और इटली, फ्रांस यानी यूरोप के साथ, और इसको फिर आगे बढ़ा के इनका रशिया तक जाने का एक मंसूबा इन्होंने बनाया हुआ था। लेकिन पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान जो नेटो के तर्ज का मुआहदा हुआ है और जिस तरीके से सऊदी अरब का गजा के अंदर जो नस्ल कशी हुई है, इसके बाद जिस तरह की सऊदी की पॉलिसी बन गई है इजराइल के हवाले से, इसने भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर पानी फेर दिया है। ये जो आईएमएक वाला प्रोजेक्ट है ये भी लॉन्ग टर्म में खत्म हो गया है, यानी ये कोई अब ऐसा इसकी कोई रिवाइवल की उम्मीद बाकी बची नहीं है, ये भी खत्म हो चुका है। अब ये दोनों वो मंसूबे थे जिसमें इंडिया ने टाइम भी लगाया है, पैसा भी लगाया है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी लगाई है, बहुत कुछ इंडिया ने इसके अंदर मेहनत की है। लेकिन आखिर में निकला है बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी नहीं मिला आखिर में। जबकि विक्टोरियस फोर्सेस कौन सी उभरी हैं? पाकिस्तान और चाइना। नेशनल हेराल्ड कह रहा है, वैसे मैं नहीं कह रहा हूं, नेशनल हेराल्ड में देखें, अशोक स्वैन ने गालबन ये लिखा हुआ है। इसमें कह रहे हैं पाकिस्तान रीगेन्स दी सेटिस्फैक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक डिनायल। हमारे बिना पत्ता नहीं हिलेगा रीजन में, ये पाकिस्तान का दावा रहा है। हमारे बिना कुछ नहीं होगा यहाँ पर आपका इंडियंस का, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, बिकॉज हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब से बड़ा एक एसेट मौजूद है और वो है हमारी जियोग्राफी। ये पाकिस्तानी कहते रहता है हमारी जो सबसे बड़ी पावर है वो हमारी जियोग्राफी है। हम चाइना को अरेबियन सी के साथ जोड़ते हैं, हमारे पीछे इतना बड़ा लैंड लॉक्ड सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान का एक ब्लॉक है, लैंड लॉक्ड है, उसको हमारे पोर्ट्स करीब हैं सबसे ज्यादा। हमारे एक तरफ साउथ एशिया है, दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया है, हमारे नीचे आप अगर देखेंगे मिडिल ईस्ट है और ऊपर अगर आप देखेंगे तो चाइना है, और हम रशिया को भी गर्म पानियों तक एक्सेस दे सकते हैं। ये सारे पाकिस्तानी थ्योरीज हैं जिसमें बड़ी हद तक वजन भी है। तो कहते हैं इंडिया का ये जो प्रोग्राम धबरदूस हो गया, प्रोग्राम बढ़ गया है, इसमें जो विनर बाहर निकला है वो पाकिस्तान है। कहते हैं इट हैज लॉन्ग यूज्ड जियोग्राफी एज अ वीटो। पाकिस्तान जो है जियोग्राफी को वीटो के तौर पर इस्तेमाल करता रहा। अभी भी देखे ना, अफगानियों ने कहा कि यार अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है हमारे अगेंस्ट, इंडिया नहीं करेगा ट्रेड इनके साथ, बंद, वाघा बॉर्डर बंद हो जाएगा, सब बंद। तो अफगानिस्तान का ट्रेड बंद हो गया इंडिया के साथ। पाकिस्तान का बॉर्डर बंद, तो बंद हो गया बॉर्डर। अब अफगानिस्तान के बाद रास्ता नहीं है इंडिया तक कनेक्ट होने के लिए, या इंडिया के बाद रास्ता नहीं है सेंट्रल एशिया तक कनेक्ट होने के लिए। तो पाकिस्तान एक वीटो पावर रखता है इस हवाले से, जियोग्राफी का वीटो। चाबहार रिड्यूस्ड दैट वीटो, वो कहते हैं, एट लीस्ट पार्शियली बाय मेकिंग द अफगानिस्तान इंडिया लिंक लेस हॉस्टेज टू पाकिस्तान पॉलिसी। अब क्या होगा तालिबान इंडिया जो नया नया याराना बन रहा था उसका क्या बनेगा? बिना चाबहार के तालिबान क्या करेंगे? वहां पर बैठ के कव्वाली गाएंगे और क्या करेंगे भाई? बिना चाबहार के कैसे आप, यानी कैसे करेंगे सारा का सारा अपना तिजारत, कैसे इंडिया के साथ करेंगे? दो ही रास्ते थे, या तो पाकिस्तान का रास्ता है या फिर ये वाला था। अब ये तो बंद हो गया, अब क्या करेंगे आप? विदाउट एन इंडिया ऑपरेटेड चाबहार दैट कैन बी रिलायबली यूज्ड फॉर ट्रेड एंड ह्यूमैनिटेरियन शिपमेंट्स, इंडियाज ऑप्शंस आर नैरोइंग अगेन। वही जीरो से स्टार्ट दोबारा से। It has to either accept Pakistan's gatekeeping or rely on more circuitous, expensive, less controllable routes. तो देखें मामला हो गया ये, यानी ये वो मंसूबे थे, ये वो मामलात थे जो कि तकरीबन 2 डेकेड से लेकर इसको लेकर आगे चला जा रहा था, लेकिन इस वक्त मुकम्मल तौर पर ये डेड हो चुके, खत्म हो चुके हैं और इनके रिवाइवल की कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही।